Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Mohammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 48. As you know that we are studying about different types of decision making structure or control structure. Today we will discuss about the last type of decision making structure which is switch statement यानी आज के लेक्चर में आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्ट्रक्चर जो लास्ट टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट उसके मुतालिक आप पढ़ेंगे. ठीक है. सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स. जैसे आपके पास ये बुक में लिखा हुआ है कि द स्विच स्टेटमेंट इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट इज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग व्हेन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ टू बी सेलेक्टेड अमंग मैनी चॉइसेस. ठीक है. ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक कि स्विच स्टेटमेंट जो है ये एक ऐसी कंट्रोल स्टेटमेंट होती है जो हम उस वक्त प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं जब हमने बहुत सारे चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को एग्जीक्यूट करना हो. ठीक है. इट इज़ वेरी सिमिलर टू एल्स इफ स्टेटमेंट यानी ये काम के लिहाज से एल्स इफ स्टेटमेंट से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी यानी थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है. तो डिफरेंस देखने के लिए आप इसका जर्नल सिंटैक्स देखें कि द फॉलोइंग इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ स्विच स्टेटमेंट. ठीक है. ये मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ. ठीक है. इसका व्यू थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए. जी. अब यहाँ पे आप देखें स्विच स्टेटमेंट का जो जर्नल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप स्विच का लफ्ज़ लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं या वेरिएबल लिखते हैं. ठीक है. उसके बाद ये जो ब्रैकेट है आपके पास यानी डिलामीटर्स जिसे कहा जाता है, इन ब्रैकेट्स के अंदर आप तमाम जितनी भी केसेस होते हैं यानी जितनी भी चॉइसेस होती हैं आपकी वो आप लिखते हैं. अब होता क्या है कि अगर इस एक्सप्रेशन की या वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो केस 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू मैच कर रही है केस लेवल 1 के साथ. ठीक है. तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी. और फिर ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि ये एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर देता है यानी जो स्विच स्टेटमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर देता है और कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा. लेट सपोज अगर यहाँ पे आप गेट स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ पे इस गेट स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है. अब इसी तरह अगर इस एक्सप्रेशन की या वेरिएबल की वैल्यू 2 आती है तो 1 स्किप होगा क्योंकि उसके साथ मैच नहीं कर रहा. 2 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसके साथ इसकी वैल्यू मैच कर रही है. ठीक है. और फिर उसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन को स्विच स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर देगा. कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा. क्लियर है. इसी तरह यानी कि जितनी भी चॉइसेस आप लिखना चाहते हैं वो केस लेवल के साथ आप लिख सकते हैं यानी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 जितनी आपकी मर्ज़ी है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं. लास्ट पे आपने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है. ये आप लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप इसको लिखें ताकि अगर किसी इस वेरिएबल की वैल्यू अगर किसी भी केस लेवल के साथ मैच नहीं करती तो फिर यूज़र को पता चले कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और उसको पता चले कि मैंने कुछ गलत कर दिया है. ठीक है. क्लियर है. अब देखें इसका जर्नल सिंटैक्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है. अब जर्नल सिंटैक्स को यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इसकी मदद से आप समझने की कोशिश करें कि द एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट इज़ एवेल्यूएटेड. यानी सबसे पहले क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है या वेरिएबल है ये एवेल्यूएट होती है. अगर एक्सप्रेशन है तो ये एवेल्यूएट होगी और अगर वेरिएबल है तो फिर एवेल्यूएट नहीं होगा, सिर्फ उसकी वैल्यू जो होगी वो आगे कंपेयर होगी. ठीक है. कहते हैं कि द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कंपेयर्ड इन सीक्वेंस विद द कांस्टेंट वैल्यूज गिवन आफ्टर द कीवर्ड केस. यानी इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आती है ये वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है वो ये जो केस का कीवर्ड है इसके बाद जो लेबल दिया गया होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उनके साथ बारी बारी जो होती है वो कंपेयर होती है. ठीक है. अच्छा.
have result matches any constant value, then the block of statement following that case is executed. यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन की या वेरिएबल की वैल्यू जिस केस लेवल के साथ भी मैच कर जाती है तो उसकी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं एंड कंट्रोल्स एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट एंड गोज टू द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। यानी जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि अगर लेट सपोज 2 के साथ मैच कर जाती है तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या करेगा कि ये कंट्रोल को स्विच स्टेटमेंट की बॉडी से निकाल के उसके स्विच स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट आ रही होती है उसमें वो ट्रांसफ़र कर देगा। क्लियर है? अच्छा, कहते हैं कि एफ नन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूज आफ्टर द केस वर्ड मैच विद द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशंस आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कीवर्ड डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इट्स यूज इज ऑप्शनल। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस लेवल के साथ वैल्यू मैच नहीं करती तो फिर डिफ़ॉल्ट लेवल के साथ आपने जो कुछ लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है वो ऑप्शनल है, आप करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, in switch statement it is allowed to use a variable within the parenthesis instead of an expression based on which block of statement following a case can be executed। यानी स्विच स्टेटमेंट में जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में आपको बताया कि आप एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी वेरिएबल की वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वेरिएबल की वैल्यू को भी आप इन केस लेवल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, द पर्पज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज़ टू एग्जिट द बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट। यानी जैसे ये मैंने आपको बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है कि अगर लेट सपोज ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, इसके साथ इस वेरिएबल की या एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच कर जाती है और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, ये कंट्रोल को स्विच स्टेटमेंट की बॉडी से निकाल के नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर नुकसान क्या होता है, फिर केस 1 भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, केस 2 जो होगा वो भी यानी कि उसके साथ भी वो मैं कंपेयर करेगा, यानी कि फिर काफ़ी टाइम लगेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो केस 1 जिसके साथ वैल्यू मैच कर रही है उसको तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, फिर केस 2 को भी वो कंपेयर करेगा, केस 3 को भी कंपेयर करेगा, केस 4 को भी कंपेयर करेगा, इस तरह बारी बारी सारे केसेस को वो कंपेयर करेगा अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट दो प्रोग्राम्स हैं आपके पास, ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पहला जो प्रोग्राम है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स एन इंटीजर बिटवीन 1 to 7 दैट रिप्रेजेंट्स अ डे ऑफ वीक। यानी आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है स्विच स्टेटमेंट की मदद से जो यूज़र से नंबर ले 1 से लेकर 7 तक और फिर यूज़र जो भी नंबर एंटर करेंगे उस नंबर के बेस पे आपने बताना है कि आपने कौन सा डे एंटर किया है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, यानी 1 फॉर मंडे होगा, 2 फॉर ट्यूसडे होगा, 3 फॉर थर्सडे एंड अप टू सो ऑन। इट प्रिंट्स द नेम ऑफ द डे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डे। यानी यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उस वैल्यू के बेस पे डे का नाम जो है वो आपके सामने प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है प्रोग्राम, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेन फंक्शन में हमने इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल लिया ए के नाम से, फिर यूज़र से हमने एक नंबर मांगा और साथ ही हमने ये मेंशन कर दिया कि 1 से लेकर 7 तक आपने नंबर एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस सी एन स्टेटमेंट की मदद से ए को असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट के साथ मैंने पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है, एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं की है। ठीक है, तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी वो वैल्यू आगे इन तमाम केसेस के साथ कंपेयर होती जाएगी, जिस केस के साथ भी वो मैच कर जाएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। और अगर किसी भी केस के साथ वो कंपेयर होते हुए मैच नहीं करती तो फिर ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि नॉट अ वैलिड डे। ठीक है, अब इसकी एग्जीक्यूशन देखें। पहले फॉर एग्जांपल मैं 1 एंटर करता हूँ तो जवाब आना चाहिए मंडे, ये आया। ठीक है, दोबारा देखें, अब लेट सपोज मैं एंटर करता हूँ 5। ठीक है, तो फ्राइडे। ठीक है, इस तरह अगर अब मैं जानबूझकर 8 एंटर कर रहा हूँ तो आना चाहिए नॉट अ वैलिड डे, तो ये आपके पास आया। ठीक है, समझ गए?
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास प्रोग्राम है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू एंटर अ लोअर केस लेटर, यानी आपने यूज़र से कोई भी लोअर केस लेटर लेने एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज़ अ वावल और अ कॉन्सोनेंट, यानी यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो आपने बताना है कि आपने वावल एंटर किया है या कॉन्सोनेंट एंटर किया है। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को देखें और समझने की कोशिश करें। इसमें सिर्फ इतना है कि सबसे पहले हमने मेन फंक्शन में कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल या सी एच के नाम से यूज़र से नंबर यानी कि जो लेटर है वो मांगा कि एंटर अ लोअर केस लेटर। ठीक है, यूज़र यहाँ पे जो भी लोअर केस एंटर करेगा उसको हम सी एच के अंदर स्टोर कर लेंगे, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उसी सी एच वेरिएबल की वैल्यू को स्विच स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब नीचे हमने केसेस लिख दिए हैं। केस ए अगर वो एंटर करता है, केस ई, केस आई, केस ओ या केस यू, इनमें से किसी के साथ भी अगर वो मैच कर जाता है तो मैसेज आपके पास आएगा यू एंटर वावल। ठीक है, और एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी किसी के साथ भी वो मैच नहीं करता, वावल्स 5 ही हैं, तो अगर इनमें से किसी के साथ भी वो मैच नहीं करता तो फिर ये डिफ़ॉल्ट मैसेज डिस्प्ले होगा कि यू एंटर अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इसके एग्जीक्यूशन को देखें। फॉर एग्जांपल पहले मैं ए एंटर करता हूँ तो आना चाहिए कि यू एंटर अ वावल, ये आपके पास आया। ठीक है, फिर मैं आई एंटर करता हूँ, वही मैसेज आना चाहिए। ठीक है, अब तीसरे टाइम पे मैं वावल एंटर नहीं करता, कोई कॉन्सोनेंट एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज पी। ठीक है, तो आपके पास आया कि यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ।